नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल टेक्निकल हेल्पर की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज में आज डीसी जनरेटर की इस तीसरी लर्निंग वीडियो में समझते हैं एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में वोल्टेज के बिल्टअप फिनोमिना, अलग अलग प्रकार के जो डीसी जनरेटर हैं, सीरीज, शंट या कंपाउंड, डिफरेंशियल हो या कम्युलेटिव हो, इनकी कैरेक्टरिस्टिक और एप्लीकेशंस के कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न, और साथ में जानते हैं डीसी जनरेटर में कम्यूटेशन की समस्या और उसके निदान क्या है। शुरू करते हैं एक सरल लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक संस्थान के अनुसार जो हमारी श्रेणी क्रम की फील्ड वाइंडिंग है, उसके जो सिरे हैं उन्हें किस रूप से चिन्हित करते हैं। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार आर्मेचर के सिरे को A1 और A2 कहा जाता है। B1 और B2 जो संकेत हैं वो इंटरपोल या कम्यूटेशन वाइंडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वहीं C1 और C2 टर्मिनल कंपनसेटिंग वाइंडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल को हम D1 व D2 संकेत से चिन्हित करते हैं। यहाँ C हमारा सही विकल्प हो गया। अगर यही प्रश्न शंट फील्ड वाइंडिंग के बारे में पूछा जाता तो ये जो सिरे E1 और E2 है वो एक मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार शंट फील्ड वाइंडिंग के चिन्ह हो जाएंगे। तो ये बी ऑप्शन शंट फील्ड वाइंडिंग के लिए हो जाता। अगर ये जनरेटर सेपरेटली एक्साइटेड होता तो अलग से उत्तेजन वाली कुंडली के सिरों को हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार F1 F2 कहते। एक दूसरी मानक परंपरा के अनुसार आर्मेचर के दो सिरों को A और डबल A कहा जाता है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग के दो सिरों को Y और डबल Y कहा जाता है। शंट फील्ड के टर्मिनल को Z, डबल Z, और अगर ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता तो उसके सिरों को F और डबल F कहा जाता। दूसरे प्रश्न के दो स्वरूप हो सकते हैं। एक शंट जनरेटर की भार धारा के साथ सिरों के विभव में जो हल्की कमी होती है, उस विभव कमी में ये जो X और Y भाग है वो क्या चिन्हित करते हैं। एक दूसरा प्रश्न प्रारूप हो सकता है कि डीसी शंट जनरेटर में भार धारा बढ़ने पर सिरों के विभव का मान ये हल्का सा कम क्यों होता है। तो ये जो X विभव में कमी आई है वो आर्मेचर की धारा के बने हुए चुंबकीय प्रतिक्रिया के असरों के कारण जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है उसके कारण आई हुई कमी है, और इस बीच की डॉट डॉट अभिलक्षण को हम आंतरिक अभिलक्षण भी कहते हैं डीसी जनरेटर का। जब हम भार धारा वहन करते हैं तो आर्मेचर के प्रतिरोध में भी विभवपात होती है, और उसे यहाँ Y से अगर इंकित किया जाए तो ये X और Y आर्मेचर की प्रतिक्रिया और आर्मेचर के प्रतिरोध के विभवपात कहलाएंगे। वस्तुतः एक डीसी शंट जनरेटर में जब एक नियत घूर्णन गति से आर्मेचर को प्राइम मूवर द्वारा घुमाया जाता है तो Z चालक और A समांतर पथों के इस आर्मेचर कुंडली में अगर P संख्या में ध्रुव प्रति पोल 5 फ्लक्स बनाते हो तो बिना भार की स्थिति में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका मान इस सूत्र से दिया जाएगा। और जब आर्मेचर के चालक धारा वहन करते हैं तो उनके धाराओं से एक विचुंबकन प्रभाव उत्पन्न होता है, और उस डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन के कारण कार्यकारी वर्किंग फ्लक्स का मान कम होने से भार बढ़ने के साथ ईएमएफ के मान में कमी आती है, और इसे हम X से इंकित कर सकते हैं। वहीं भार धारा और शंट फील्ड की धारा जुड़कर आर्मेचर धारा बनती है, और भार धारा बढ़ने से जब आर्मेचर धारा बढ़ती है तो आर्मेचर के प्रतिरोध में एक विभवपात होता है, और ये विभवपात सिरों के विभव को घटा एक अतिरिक्त रूप से कमी प्रदान करता है, और ये हमारी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है। वस्तुतः जब सिरों का विभव घटता है तो फील्ड वाइंडिंग का करंट भी कम होता है और फील्ड का फ्लक्स भी हल्का कम हो जाता है। तो इस सूत्र अनुसार E के मान में कमी आने के कारण ये कैरेक्टरिस्टिक में एक और हल्की कमी आती है। एक व्यवहारिक सरलता के लिए भार के साथ टर्मिनल वोल्टेज की कमी को एक सरल रेखीय स्वरूप दे दिया जाता है, और हम एक सामान्य व्यवहारिक प्रैक्टिकल डीसी शंट जनरेटर में ये मानते हैं कि नो लोड से पूर्ण भार के बीच में सिरों के विभव में 8 से 10% के आसपास कमी आ सकती है। पिछले प्रश्न का एक और प्रारूप हो सकता है। एक डीसी शंट जनरेटर में भार धारा बढ़ने पर जो सिरों के विभव में कमी आती है वो कैसी है। तो ये जो विभव में बिना भार से पूर्ण भार के दौरान 8 से 10% की कमी आती है, इसे हम हल्की कमी मान सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भार धारा बढ़ने से डीसी शंट जनरेटर की सिरों की विभव स्लाइटली डिक्रीज होती है, हल्की सी कम हो जाती है। अगला चौथा प्रश्न है, एक डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर का प्रतिरोध होता है इसका मान बहुत कम क्यों लेते हैं। तो जब डीसी जनरेटर को परिपथ में उपयोग में लेते हैं और आर्मेचर भार धारा को प्रदान करता है तो आर्मेचर के रेजिस्टेंस में धारा
धारा के प्रवाह से एक विभवपात होता है और उससे आर्मेचर के सिरों पे वोल्टेज कम उपलब्ध होती हैं। तो जनित्र यांत्रिक शक्ति से अधिक विभव बनाने की क्षमता रखता है, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध में विभवपात से सिरों पे या निर्गत परिपथ को विभव कम प्राप्त होता है, जो हमारे आर्मेचर रेजिस्टेंस में विभव क्षतियां हैं। और धारा प्रवाह के दौरान ये विभवपात एक शक्ति हानि भी हो जाती है, जिसे हम आर्मेचर कॉपर लॉस कहते हैं। अगर आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम होगा तो आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगी और पावर लॉसेस भी कम होंगे। इससे हमारे जनरेटर की दक्षताएं भी अच्छी रहेंगी और टर्मिनल पे वोल्टेज में भी परिवर्तन नो लोड से फुल लोड के बीच में कम होगा। तो जो छोटे जनरेटर होते हैं 5 किलोवाट या इससे छोटे आकार के, उनके आर्मेचर रेजिस्टेंस लगभग 1 ओम की कोटि के होते हैं। वहीं एक बड़े शक्ति आकार का डीसी जनरेटर 100 किलोवाट या अधिक मान का, उनके लिए आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान 0.1 ओम से भी कम होता है। आज का 5वां प्रश्न किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का एक संभावित प्रश्न प्रारूप हो सकता है। पूछा गया है कि एक डीसी शंट जनरेटर में जो वोल्टेज बिल्टअप करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए आवश्यक शर्तें हैं वो क्या हैं। तो एक डीसी शंट जनरेटर में विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति, जब हम इसे किसी खास गति से प्राइम मूवर द्वारा रोटर आर्मेचर को घुमाते हैं तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल वर्किंग फ्लक्स जो आर्मेचर के चारों तरफ प्रतिपोल निर्मित हो रहा है उसके समानुपाती होता है। और अगर एक जनरेटर काफी समय से इस्तेमाल नहीं किया गया है और उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व, बचा खुचा कोई चुंबकीय प्रभाव नहीं है, तो वोल्टेज को वो बिल्टअप नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में हम फ्लैशिंग करके एक रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, अवशिष्ट चुंबकत्व जनरेटर में पैदा कर सकते हैं। तो एक जनरेटर को वोल्टेज बिल्टअप करने के लिए सामान्य कार्य स्थितियों में जो फ्लक्स मान होता है उसका 2-2.5% फ्लक्स मान अवशिष्ट चुंबकत्व के रूप में रखना चाहिए और वो अवशिष्ट चुंबकत्व एक हल्की सी वोल्टेज पैदा करेगा। तो ये एक अनिवार्य शर्त है और इस वोल्टेज से जो क्षेत्र कुंडली में धारा प्रवाहित होगी वो जो अतिरिक्त फ्लक्स बनाएगी, क्षेत्र कुंडली का फ्लक्स अवशिष्ट चुंबकत्व के साथ जुड़ना चाहिए। ये भी एक अनिवार्य शर्त है, यहाँ विकल्प में नहीं दी हुई है। लेकिन जब कुल फ्लक्स बढ़ेगा तो जनरेटर ज्यादा वोल्टेज जनरेट करेगा। अधिक वोल्टेज से फील्ड वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस है, ये फील्ड रेजिस्टेंस लाइन बता रही है कि कितनी वोल्टेज पे कितना करंट फ्लो होगा, और ये जो चुंबकन वक्र है वो बता रहा है कि कितनी फील्ड धारा से कितनी वोल्टेज पैदा होगी। तो इस वोल्टेज से ये करंट आएगी, इस करंट से ये वोल्टेज, वोल्टेज से फील्ड वाइंडिंग में करंट, और फील्ड वाइंडिंग के इस करंट से बनने वाले फ्लक्स से ये वोल्टेज पैदा होगी। और जहां चुंबकन वक्र को फील्ड रेजिस्टेंस लाइन काट देगी वहां तक वोल्टेज बिल्टअप हो जाएगी। अगर फील्ड वाइंडिंग की रेजिस्टेंस किसी क्रांतिक मान से कम हो तब तो ये कटान बिंदु यहाँ आएगा, और अगर हम क्रांतिक फील्ड रेजिस्टेंस को देखें तो वो इस रेखीय भाग पे खींची गई स्पर्जा का रेजिस्टेंस रूप होगा। और अगर फील्ड वाइंडिंग में उससे ज्यादा रेजिस्टेंस हुआ तो हमारा कटान बिंदु ऐसी स्थितियों में बता रहा है कि वोल्टेज बिल्टअप नहीं होगी। तो एक वोल्टेज बिल्टअप के लिए आवश्यक अनिवार्य शर्त है कि फील्ड वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है वो फील्ड वाइंडिंग के क्रिटिकल रेजिस्टेंस, जो कि इस रेखीय भाग में स्पर्जा खींचने पे प्राप्त हो रहा है, उससे कम होना चाहिए, ताकि कम ढाल वाली हमारी फील्ड रेजिस्टेंस लाइन चुंबकन वक्र को कहीं अधिक मान पे काट के वोल्टेज को बिल्टअप करा दे। अगर हम आर्मेचर की गति को एक क्रांतिक गति के बराबर रखेंगे तो उस गति पर चुंबकन वक्र फील्ड रेजिस्टेंस लाइन के साथ स्पर्शजयी हो जाएगा, और अगर हम आर्मेचर की गति को उस क्रांतिक गति से अधिक कर देंगे तो चुंबकन वक्र अधिक गति पे अधिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता हुआ, कटान को अधिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता हुआ चुंबकन वक्र और फील्ड रेजिस्टेंस लाइन के कटान को उच्च मान पे ले आएगा। तो आर्मेचर की घूर्णन गति क्रांतिक गति से अधिक होनी चाहिए, फील्ड का प्रतिरोध क्रांतिक मान से कम होना चाहिए और अवशेष चुंबकत्व होना चाहिए। ये सभी अनिवार्य शर्त है और यहाँ ये डी हमारा सही विकल्प हो गया है। छठा प्रश्न पूछ रहा है कि एक डीसी शंट जनरेटर में वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने के क्या कारण हो सकते हैं, किन कारणों से एक डीसी शंट जनरेटर वोल्टेज बिल्टअप नहीं कर पाएगा। तो अगर रेजिडुअल फ्लक्स नहीं होगा तो जो पहली घूर्णन के बाद विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होगी शंट एक्साइटेशन को बनाने के लिए वो उपलब्ध नहीं होगी। तो अगर कोई स्व उत्तेजित जनरेटर काफी समय से इस्तेमाल ना किया जावे और उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व ना रहे तो वो वोल्टेज को बिल्टअप नहीं कर पाएगा, ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। वोल्टेज के बिल्टअप होने के लिए एक दूसरी शर्त है, फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है उसका मान एक क्रांतिक प्रतिरोध से कम होना चाहिए, और क्रांतिक प्रतिरोध डीसी शंट जनरेटर में क्षेत्र धारा और उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बीच में जो चुंबकन वक्र है उसके रेखीय भाग पे खींची गई स्पर्शजा के ढाल से प्राप्त होता है। और अगर हमारी फील्ड रेजिस्टेंस लाइन का जो ढाल है वो इस क्रांतिक रेजिस्टेंस से कम हो, अर्थात फील्ड रेजिस्टेंस का मान क्रांतिक रेजिस्टेंस से कम हो, तब तो वोल्टेज बिल्टअप होगी। और अगर सी विकल्प अनुसार फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध
क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक हुआ, इस वास्तविक लाइन को नीले स्लोप से भी ज्यादा स्लोप के साथ अगर हम ड्रॉ करते तो कटान यहीं हो जाता और वोल्टेज बिल्टअप नहीं होती। तो ये सी वोल्टेज बिल्ट नहीं होने का एक कारण हो सकता है। एक अन्य कारण ये हो सकता है कि जो प्राइम मूवर है उसकी गति क्रांतिक गति से कम हो। अगर हम जनरेटर की गतियों को कम कर देंगे तो ये जो मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक वो गति के समानुपाती विद्युत वाहक बल को घटाती हुई अपना आकृति अगर ऐसी ले ले तो ये जो गति है वो क्रांतिक गति है, जिसमें चुंबकन वक्र का रेखीय भाग फील्ड रेजिस्टेंस लाइन के साथ स्पर्शजयी हो गया है। और अगर प्राइम मूवर की गति इस क्रांतिक गति से कम होती और हमारी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ कोई रूप लेती तो कटान यहीं कहीं बन जाता और वोल्टेज का बिल्टअप नहीं होता। लेकिन यहाँ डी विकल्प कह रहा है कि प्राइम मूवर की गति क्रांतिक गति से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में कटान ऊपर बनेगा और वोल्टेज बिल्टअप हो जाएगी। तो यहाँ छठे क्वेश्चन में सी सही विकल्प है। सातवां प्रश्न डीसी जनरेटर की एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक या भार धारा अभिलक्षण पर आधारित है और पूछ रहा है कि वो कौन सा डीसी जनरेटर है जिसके सिरों पे विभव नियत रहता है, कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर, अचर वोल्टेज मान वाला जनरेटर कौन सा है। तो यहाँ अगर हम विकल्प देखें तो ये जो पहला विकल्प डीसी सीरीज जनरेटर है जिसमें भार धारा बढ़ने पे क्षेत्र कुंडली में भी जो श्रेणी में लगी हुई होती है आर्मेचर और लोड के साथ उसमें भी धारा बढ़ती है और अधिक फ्लक्स से अधिक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से सिरों का विभव भार धारा के साथ लगातार तेजी से बढ़ता है। नो लोड की बजाय फुल लोड की वोल्टेज का मान अधिक है और ऐसे जनरेटर में वोल्टेज रेगुलेशन का मान नेगेटिव और बहुत अधिक मान का है, ये वोल्टेज नियत नहीं रखता है। वहीं जो डीसी शंट जनरेटर हैं, हरी अभिलक्षण देखें जिसमें आर्मेचर रिएक्शन और आर्मेचर के प्रतिरोध में भार धारा के कारण जो असर आते हैं उससे सिरों का विभव नो लोड की बजाय फुल लोड पे 8 से 10% कम हो जाता है और इसमें एक हल्का पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन है। वहीं जो कंपाउंड जनरेटर है उसके दो रूप हैं, एक डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है जिसमें सीरीज फील्ड जो भार धारा के साथ बढ़ता है वो शंट फील्ड को विपरीत दिशा में एक्ट करते हुए कार्यकारी फ्लक्स को तेजी से घटाता है और जब फ्लक्स घटता है तो ईएमएफ कम होने से टर्मिनल की वोल्टेज पे भी उसका असर आता है और हमारी वोल्टेज बहुत तेजी से यहाँ जो लाल कर्व है उसके अनुसार डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में घटती है और इस जनरेटर में सबसे अधिक पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन का मान हमें प्राप्त होगा। वहीं कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में सीरीज फील्ड शंट फील्ड को सपोर्ट करता है और भार धारा बढ़ने पे सीरीज फील्ड का मान बढ़ने से अगर आर्मेचर रिएक्शन और आर्मेचर रेजिस्टेंस की वोल्टेज ड्रॉप एग्जैक्ट कंपनसेट हो जाए तो ऐसे जनरेटर को, जिसका अभिलक्षण यहाँ काली रेखा में हमने दिखाया है, लेवल कंपाउंड कम्युलेटिव जनरेटर कहते हैं और वो ऑलमोस्ट फ्लैट नो लोड पे और फुल लोड पे एक जैसी वोल्टेज और जीरो वोल्टेज रेगुलेशन देगा और ऐसे जनरेटर को लेवल कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर को अचर वोल्टेज कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर कहते हैं। अगर ये ओवर कम्युलेटिव कंपाउंड होता तो नो लोड से फुल लोड की वोल्टेज हल्की सी बढ़ सकती थी, ये बैंगनी अभिलक्षण, और अगर ये अंडर कम्युलेटिव कंपाउंड होता तो ये जो भूरा कर्व है उसके अनुसार हल्की सी वोल्टेज नो लोड से फुल लोड के बीच में शंट से भी कम वोल्टेज रेगुलेशन रखती। तो नो लोड से फुल लोड के बीच में सबसे ज्यादा वोल्टेज में डिक्रीज डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में होती है और लेवल कम्युलेटिव कंपाउंड में ये वोल्टेज चेंज मिनिमम है और इसीलिए लेवल कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर को हम कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर कहते हैं और उनका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसी प्रिसाइज एप्लीकेशंस में भी करते हैं। 8वें प्रश्न में पूछा गया है कि किस डीसी जनरेटर में वोल्टेज रेगुलेशन का मान सबसे अच्छा होता है। तो सभी जनरेटर में जो फुल लोड धारा भेजते समय टर्मिनल वोल्टेज होती है उसे हम रेटेड वोल्टेज कहते हैं और नो लोड की वोल्टेज और फुल लोड की वोल्टेज में जो वेरिएशन होता है वो पर यूनिट ऑफ रेटेड वोल्टेज जो कि फुल लोड वोल्टेज है वो अनुपात वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है और वोल्टेज रेगुलेशन का सांख्यिक मान कम होना वोल्टेज रेगुलेशन को अच्छा बताता है और एक लेवल कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में नो लोड और फुल लोड की वोल्टेज बराबर होती हैं और उसका वोल्टेज रेगुलेशन आदर्श रूप में शून्य सबसे बेहतरीन होता है। इसीलिए जो प्रिसाइज कांस्टेंट वोल्टेज डिमांड वाली हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग एप्लीकेशन है उसमें हम लेवल कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे कम्युलेटिव कंपाउंड चाहे वो अंडर कम्युलेटिव कंपाउंड हो या ओवर कम्युलेटिव कंपाउंड हो उनमें नो लोड और फुल लोड की वोल्टेज में वेरिएशन के मान बहुत कम है तो उनके भी वोल्टेज रेगुलेशन अच्छे कहलाते हैं। वहीं जो डीसी सीरीज जनरेटर है जिसकी नो लोड वोल्टेज 5 वोल्ट के आसपास है और फुल लोड वोल्टेज ज्यादा 200-250 जैसी रेटेड वोल्टेज है वैसी हो सकती है तो ऐसी स्थिति में इसका वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव कहलाता है। वहीं डिफरेंशियल कंपाउंड जो जनरेटर होते हैं उनकी नो लोड वोल्टेज से फुल लोड वोल्टेज में काफी परिवर्तन है और इनका वोल्टेज रेगुलेशन पुअर, पॉजिटिव और सबसे ज्यादा है। आज का ये 9वां प्रश्न भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा गया है कि एक डीसी जनरेटर की जो ब्रशेज हैं जो कम्यूटेटर के ऊपर करंट का कलेक्शन करती है उसमें
भारी स्पार्किंग के क्या कारण हैं? तो एक डीसी जनरेटर में जब फील्ड एक्साइटेशन दिया हुआ है और आर्मेचर कोई धारा वहन नहीं कर रहा है, तो जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, उस फ्लक्स का जो लंब समद्विभाजक है उसे हम ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस, ज्यामिति में उदासीन अक्ष बोलते हैं। और इसी जगह पे चुंबकीय उदासीनता भी है और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस कोइंसाइड है। और इन स्थितियों में रखी हुई कुंडली जो शून्य चुंबकीय फ्लक्स में है, वो अगर गतिमान भी होगी तो उसमें किसी भी प्रकार के प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिन्हें हम प्रतिघातीय विद्युत वाहक बल कहते हैं, वो उत्पन्न नहीं होंगे। और इनमें अगर धारा का परिवर्तन भी करना हो तो वो सहज रूप से हो जाएगा। लेकिन जब आर्मेचर के चालक एक जनरेटर में इस तीर की दिशा में और एक मोटर में उल्टे तीर की दिशा में अगर गति है तो चित्रानुसार धारा वहन करते हैं, और इन धाराओं से आर्मेचर के चालक मुख्य कार्यकारी फ्लक्स के लंबवत क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एक आर्मेचर रिएक्शन का फ्लक्स यहाँ चित्रानुसार बनाते हैं। और इस फ्लक्स के कारण मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन में अंतर आ जाता है, और इन्हीं पोजीशन के अंतर के कारण पार्किंग ब्रशेज के ऊपर करंट कलेक्शन के दौरान, कम्यूटेशन के दौरान होती है। इस बात को हम समझ भी सकते हैं। जब जनरेटर की स्थिति में आर्मेचर के चालकों को इस तीर की दिशा में घुमाया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण आर्मेचर चालकों में जो धारा है यहाँ तल के लंबवत बाहर की तरफ और यहाँ तल के लंबवत अंदर की तरफ प्रवाहित होती है, और आर्मेचर चालक अपना स्वयं की आर्मेचर प्रतिक्रिया फ्लक्स बनाते हैं। और ये फ्लक्स और मुख्य कार्यकारी फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स आपस में अन्योन क्रिया करके एक विकृति स्वरूप चित्रानुसार धारण कर लेते हैं। और इस स्थिति में जो चुंबकीय उदासीन स्थिति है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है, वो ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस से जनरेटर में घूर्णन की दिशा में और मोटर में घूर्णन की दिशा के विपरीत दिशा में शिफ्ट हो जाती है। अगर हम ब्रशेज को ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस के बजाय मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे शिफ्ट कर देते हैं तो ऐसी स्थितियों में ब्रशेज पे होने वाली स्पार्किंग और कम्यूटेशन की प्रॉब्लम को हल किया जा सकता है। लेकिन ये जो शिफ्ट है वो भार धारा के अनुसार होती है, और भार धारा में परिवर्तन होने पे शिफ्ट भी परिवर्तन होती है। तो एक फिक्स्ड एंगल से ब्रशेज को शिफ्ट करके जीएनए से एमएनए इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते अगर भार परिवर्तनशील प्रकृति का है। इसलिए हम आर्मेचर की जो धारा से चुंबकीय फ्लक्स बनता है उसे निरस्त करने के लिए दो मुख्य पोल के बीच में यहाँ इंटरपोल का इस्तेमाल करते हैं और कोशिश करते हैं कि जीएनए ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस में ये शिफ्ट ना हो। कम्यूटेशन की समस्या को ब्रशेज के ऊपर करंट कलेक्शन के दौरान कम्यूटेटर और ब्रश के बीच में जो स्पार्किंग हो रही है उसे रोकने के लिए हम दो मुख्य पोल के बीच में इंटरपोल का इस्तेमाल करते हैं। पूछा गया है कि जो इंटरपोल हैं उन्हें परिपथ में किस तरह से जोड़ा जाता है। तो ये जो इंटरपोल हैं वो एक जनरेटर के केस में जब इस दिशा में रोटेशन होगा और आर्मेचर चालकों में चित्रानुसार धारा का प्रवाह होगा तो आर्मेचर के धारावाही चालक मुख्य कार्यकारी डी एक्सिस के फ्लक्स के लंबवत एक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स यहाँ नीले तीर की दिशा में बनाएंगे, और इस आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव को निरस्त करने के लिए हम दोनों मुख्य पोल के ठीक मध्य में क्यू एक्सिस पे इंटरपोल का इस्तेमाल करेंगे। और वो एक जनरेटर के केस में ऐसी पोलरिटी रखेंगे जो घूर्णन की दिशा में आने वाले अगले पोल की है। वहीं मोटर के केस में घूर्णन की दिशा उल्टी होती तो इसी तरह की धाराओं का विन्यास होता, और यहाँ साउथ पोल बनाने के लिए अगर घूर्णन गति इस दिशा में होती नीले तीर की दिशा में तो हमें जो पोल छूट गया है उसी तरह का पोल इंटरपोल वाइंडिंग द्वारा बनाना होता, क्योंकि आर्मेचर की धारा का जो चुंबकीय प्रतिक्रिया है वो भार धारा के साथ परिवर्तित होगी और इसी को हमें निरस्त या कंपनसेट इंटरपोल के द्वारा करना है। तो ये जरूरी है कि इंटरपोल वाइंडिंग का एक्साइटेशन उसी धारा से हो जिस धारा से आर्मेचर अनुक्रिया यहाँ क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बना रही है। तो दोनों में समान धारा रखने के लिए इंटरपोल वाइंडिंग को हम आर्मेचर के साथ श्रेणी में जोड़ देते हैं। तो यहाँ हमारा ए सही विकल्प है, इंटरपोल वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि आर्मेचर की धारा का जो चुंबकीय प्रभाव एक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बनाता है, उस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम दोनों मुख्य पोल के ठीक बीच में क्यू एक्सिस पे इंटरपोल लगाते हैं, और एक जनरेटर की घूर्णन के लिए इंटरपोल की पोलरिटी आने वाले अगले मुख्य पोल की जैसे होगी, और एक इंटरपोल वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ सीरीज में लगाते हैं। और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार इंटरपोल वाइंडिंग के सिरों को हम स्टैंडर्ड B1 और B2 नोमेनक्लेचर से प्रदर्शित करते हैं, और अगर आर्मेचर का A1 सिरा B2 से जोड़ा जावे तो इंटरपोल वाइंडिंग आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को निरस्त कर देगी। वहीं आर्मेचर रिएक्शन के डी एक्सिस पे जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बनता है उसे
निरस्त करने के लिए हम एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग पोल फेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं और उसे भी आर्मेचर की धारा से ही उत्तेजित किया जाता है और उसके सिरे C1 C2 बता रहे हैं कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग को भी इंटरपोल और आर्मेचर के साथ हम श्रेणी में लगाते हैं। उसी प्रश्न का प्रारूप है कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल क्यों लगाए जाते हैं। तो हमें जानकारी है कि दो मुख्य पोल के बीच में क्यू एक्सिस पे हम इस तरह की चुंबकीय ध्रुवता पैदा करते हैं कि वो जनरेटर में रोटेशन की दिशा में जो अगला मुख्य पोल आ रहा है उसी ध्रुवता का बीच में पोल बन जाता है। और अगर यहाँ अगला पोल नॉर्थ आने वाला है तो यहाँ एक नॉर्थ इंटरपोल अगर हम बना देते हैं तो ये इंटरपोल अपने चुंबकीय प्रभाव से धारावाही आर्मेचर के चुंबकीय प्रभाव की जो आर्मेचर रिएक्शन है उसे यहाँ क्यू एक्सिस पे कंपनसेट कर देंगे और इस ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस पे ही मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस आ जाएगी और ऐसी स्थिति में वो कुंडली जो कम्यूटेटर के साथ जुड़कर ब्रश से शॉर्ट सर्किट हो रही है वो कुंडली में धारा का परिवर्तन सहज हो जाएगा और कम्यूटेटर और ब्रश के इस अरेंजमेंट पे वर्किंग के दौरान जो स्पार्किंग चिंगारियां उत्पन्न हो रही हैं वो कम हो जाएंगी। तो यहाँ डी हमारा सही विकल्प हो गया है। इंटरपोल को कम्यूटेशन की प्रॉब्लम कम करने के लिए, कम्यूटेशन के दौरान जो कम्यूटेटर सेगमेंट पे स्पार्किंग होती है उन्हें कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये इंटरपोल एक जनरेटर के केस में आने वाला जो अगला पोल है वैसी पोलैरिटी रखते हैं और वो आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, बड़े डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों लगाई जाती है। तो जो इंटरपोल वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो क्यू एक्सिस पे होता है उसे तो निरस्त कर देती है, लेकिन आर्मेचर रिएक्शन के मेन फ्लक्स को डिस्टोर्ट करते समय जहां पोल फेस पे फ्लक्स का मान बढ़ता है वहां बढ़ोतरी कम होती है और जहां फ्लक्स घटता है वहां कमी ज्यादा होती है, तो कुल फ्लक्स का मान घट जाता है और इस वर्किंग फ्लक्स के मान को घटने को हम आर्मेचर रिएक्शन का डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। और डायरेक्ट एक्सिस पे वर्किंग फ्लक्स के मान को घटने से बचाने के लिए या आर्मेचर की धारा की जो चुंबकीय प्रतिक्रिया है उसके डी एक्सिस पर जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है उसे बेअसर करने के लिए हम कंपनसेटिंग कुंडली का इस्तेमाल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पोल फेस के अंदर ये जो कुंडलियां लगाई हुई हैं जिनमें कंपनसेटिंग वाइंडिंग बांधी गई है और ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में आर्मेचर धारा से जब उत्तेजित की जाती है तो वो आर्मेचर की धारा के चुंबकीय प्रतिक्रिया को बेअसर कर देती है। वो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो आर्मेचर अनुक्रिया का है उसे बेअसर कर देती है। डीसी जनरेटर की एप्लीकेशन से संबंधित 4 मानक प्रश्न हैं और उनमें से कोई एक प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर दोहराया जाता है। ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो लंबी दूरी की डीसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उनमें किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो एक लंबी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जब भार धारा बहती है तो लाइन के प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप होती है और वोल्टेज रेगुलेशन के कारण लोड पे जो वोल्टेज में कमी आती है उसे कंपनसेट करने के लिए ऐसी लंबी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के श्रेणी में हम एक सीरीज जनरेटर अगर लगा दें तो सीरीज जनरेटर में भार बढ़ने पर उत्पादित वोल्टेज का मान बढ़ेगा और वो लाइन में होने वाली रेजिस्टेंस के वोल्टेज ड्रॉप को अगर कंपनसेट कर देगा तो वो हमारे वोल्टेज रेगुलेशन को सुधार देगा। तो लंबी डीसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में एक डीसी सीरीज जनरेटर को बूस्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और उसकी ये जो नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन वाली कैरेक्टरिस्टिक है जो नो लोड की बजाय फुल लोड पे वोल्टेज ज्यादा बनाती है वो हमारे लाइन के वोल्टेज रेगुलेशन को निरस्त या कंपनसेट करने का काम करेगी। पूछा गया है कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो आर्क में नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक होती है और जब आर्क में धारा बढ़ती है तो आर्क को मेंटेन करने के लिए वोल्टेज की आवश्यकता कम हो जाती है। तो आर्क को स्टेबल रखने के लिए हमें एक ऐसा सोर्स चाहिए जो ज्यादा भार धारा पे कम वोल्टेज को प्रदान करे और इस हेतु डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर जिसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त है। और जब आर्क में करंट कम है तो आर्क को मेंटेन करने के लिए ज्यादा वोल्टेज उपलब्ध हो रही है और आर्क में जब धारा बढ़ रही है तो वोल्टेज कम आवश्यक है। अगर डीसी जनरेटर डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होगा, विभेदक प्रकार का संयुक्त जनरेटर होगा, तो उसकी जो ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो आर्क को स्टेबल बनाने में और अच्छी क्वालिटी की आर्क वेल्डिंग करने में मदद करेगी। तो आर्क वेल्डिंग के लिए हम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। पूछा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के उपयोग के लिए हमें किस प्रकार के डीसी जनरेटर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक बहुत प्रिसाइज कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई के साथ करने पर बेहतर रिजल्ट्स आएंगे, इसलिए हमें कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर
अगर वो लेवल कम्युलेटिव कंपाउंड है जिसकी काली अभिलक्षण में नो लोड से लेके फुल लोड तक सभी वोल्टेज एक समान रहती है, वो बेस्ट होगा। और अंडर या ओवर कम्युलेटिव कंपाउंड जो यहाँ मेजेंटा या ब्राउन कैरेक्टरिस्टिक से शो किए जा रहे हैं, वो भी इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग एप्लीकेशन के लिए बेहतर रहेंगे जिनमें वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम है। वहीं अगर हमें एक कम प्रेसिजन वाली एप्लीकेशन, एक बैटरी चार्जिंग की एप्लीकेशन करनी है, तो हम हल्की वोल्टेज रेगुलेशन वाली जो डीसी शंट जनरेटर है उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो डीसी शंट जनरेटर का इस्तेमाल हम बैटरी चार्जिंग में कर सकते हैं और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हमें कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर को हम आर्क वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं और सीरीज जनरेटर लंबी डीसी ट्रांसमिशन लाइन में बूस्टर की जैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आज की इस लर्निंग वीडियो में हमने डीसी जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक, एप्लीकेशन, कम्यूटेशन की समस्या से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्न किए हैं और ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में दोहराए जाएंगे, इसलिए इस लर्निंग वीडियो को बहुत गंभीरता से आपको देखना चाहिए ताकि आपकी परीक्षाओं में सफलताएं सुनिश्चित रहें। ध्यान रहे, ये एक बहुत अनुभव के साथ चयन किए हुए प्रश्नों का बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है जो किसी भी विद्यार्थी को लाभकारी साबित हो सकता है। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। इस लर्निंग वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।